यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। देखिए हमने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया था, सेकंड चैप्टर, जिसमें आपको मटेरियल्स के बारे में बताया गया कि जो मिक्सचर्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, या आप उनको सब्सटेंस बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। उसके बाद में आपने स्टडी किया था कि प्योर सब्सटेंस के क्या टाइप होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर्स बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसके बाद हमने पढ़ा कॉन्सेंट्रेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेपरेशन मेथड। 10 सेपरेशन मेथड थे, जिसमें आपको ये बताया गया कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मिक्सचर में से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स में से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, मतलब कि उसके कॉम्पोनेंट्स को, उसके फ्रैक्शंस को कैसे अलग करना है, कैसे सेपरेट करना है। इसके बाद में आपने वाटर सप्लाई सिस्टम पढ़ा कि सिटीज के अंदर वाटर सप्लाई किस तरह से की जाती है, क्या क्या प्रोसेसेस उस पर अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम स्टडी करते हैं एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइजेस। आपकी एनसीईआरटी बुक आप ओपन कर लीजिए सभी स्टूडेंट, पेज नंबर 28, 29 एंड 30। 28, 29, 30 इन 3 पेजेस के ऊपर आपको एक्सरसाइज मिलेगी। उस एक्सरसाइज को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और उन क्वेश्चंस के क्या सॉल्यूशंस होंगे, उन क्वेश्चंस के क्या सॉल्यूशंस होंगे, तो उनको देखते हैं। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज, पेज नंबर 28, 29, 30 पर ये गिवन है एक्सरसाइज, और क्या क्या क्वेश्चंस गिवन है, इन क्वेश्चंस को हम स्टडी करते हैं, और क्वेश्चंस को स्टडी करके हम देखेंगे कि उनके क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोलता हूँ और फिर उसके आंसर को मैं यहाँ लिखूंगा बोर्ड पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा है कि आप कौन सी सेपरेशन टेक्निक को अप्लाई करेंगे इन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए, या इन सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। तो बेसिकली सेपरेशन मेथड के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें सोडियम क्लोराइड है और वाटर है, जिससे एक सॉल्यूशन बना विच इज नोन एज सॉल्ट सॉल्यूशन। उसमें से आपको सोडियम क्लोराइड को, मतलब कि सॉल्ट को सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे? सॉल्ट को सेपरेट करना है तो हमारे पास मेथड है। नाउ आई एम राइटिंग द आंसर 1, और इसका ए पार्ट है इवापोरेशन। विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन प्रोसेस क्या थी? जिसमें हम लोग यूज करते हैं चाइना डिश का, उसके अंदर डालेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन, और उस चाइना डिश को जिसमें आपने सॉल्ट सॉल्यूशन डाला उसको रखेंगे ट्राइपॉड स्टैंड पर, और ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे रखेंगे बर्नर। बर्नर से इसको हीटअप करेंगे। हीटअप जैसे ही करेंगे तो वाटर इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर इवापोरेट हो जाएगा और चाइना डिश में क्या रह जाएगा? सॉल्ट रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। सेकेंड देखिए, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अमोनियम क्लोराइड क्या फॉर्मूला लिखा था? NH4Cl, इट इज ए सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड NaCl, इट इज ऑल्सो ए सॉल्ट। इट इज ऑफ व्हाइट कलर एंड इट इज ऑल्सो ऑफ व्हाइट कलर। ये भी व्हाइट कलर का पाउडर है, ये भी व्हाइट कलर का पाउडर है, दोनों को हमने मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप कर दिया तो बन गया मिक्सचर। अब बोल रहा है इसमें से अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना, इसमें से अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना। कौन सी प्रोसेस से करेंगे? सब्लिमेशन। वाई? ऐसा क्यों? सब्लिमेशन प्रोसेस से अमोनियम क्लोराइड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही हम हीटअप करते हैं तो वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सी प्रोसेस दिखाता है? सब्लिमेशन। तो जब मैं इसके मिक्सचर को, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर को हीटअप करूंगा तो अमोनियम क्लोराइड तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट सॉलिड की फॉर्म में रहेगा। तो अमोनियम क्लोराइड को सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट किया जा सकता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट का आंसर लिखा। नाउ आई एम राइटिंग द सी पार्ट। स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार। ये कह रहा है कार के अंदर इंजन ऑयल होता है। अब क्या हुआ कि कार का कोई पार्ट ब्रेक डाउन हो गया, इंजन का कोई पार्ट क्या हो गया? ब्रेक डाउन, टूट गया।
टूट गया तो उस मेटल के पीसेस इंजन ऑयल के अंदर आ गए। लेकिन इंजन ऑयल तो अभी सही पड़ा है, हम उसको दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिक्सचर दे रहा है इसका स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स, छोटे छोटे पीसेज है मेटल्स के, इसके अंदर है इंजन ऑयल। सेपरेट करना है, कैसे सेपरेट करें? तो आंसर है हम लोग फिल्टरेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कौन सी प्रोसेस यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज फिल्टरेशन प्रोसेस। एक फिल्टर का यूज करेंगे। फिल्टरेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं स्ट्रेनर का। स्ट्रेनर जिसको हिंदी में छलनी बोला जाता है, छानने के लिए इस टाइप की होती है। डायग्राम्स भी मैंने आपको बताए थे। ये ऐसा स्ट्रेनर होता है जिसमें यहाँ पर वायर गेज लगा होता है, एक जाली बनी होती है मेटल की, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इस मिक्सचर को यहाँ पर डालूंगा स्ट्रेनर के अंदर, तो क्या होगा, ऑयल तो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा बीकर के अंदर। तो जो इंजन ऑयल होगा वो तो हमें मिल जाएगा एज ए फिल्टर, विच विल पास थ्रू द स्ट्रेनर। ये स्ट्रेनर के थ्रू पास हो जाएगा और हमें मिलेगा एज ए फिल्टर एक क्या चीज, ऑयल। और ये स्ट्रेनर के ऊपर मेटल के टुकड़े रह जाएंगे, ये स्ट्रेनर के अंदर से पास नहीं हो पाएंगे। तो जो मेटल पीसेज हैं दैट इज रेसिड्यू दैट विल रिमेन बिहाइंड ऑन द स्ट्रेनर। ये स्ट्रेनर के ऊपर रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे और एज ए रेसिड्यू ये हमें मिल जाएगा। तो जब मैं स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल को इंजन ऑयल से सेपरेट करूंगा तो उसके लिए मैं स्ट्रेनर का यूज कर रहा हूँ। स्ट्रेनर की हेल्प से मैं कौन सी प्रोसेस कर रहा हूँ, फिल्टरेशन प्रोसेस ही तो कर रहा हूँ, फिल्टर ही तो कर रहा हूँ। अब स्ट्रेनर के अंदर से ऑयल तो पास हो जाएगा, लेकिन मेटल जो ब्लॉक्स हैं या मेटल के जो पीसेज हैं वो इसमें से पास नहीं हो पाएंगे। तो वो इस स्ट्रेनर पर आपको मिल जाएंगे एज ए रेसिड्यू, और ऑयल इसके अंदर से पास हो रहा है, ऑयल इसके अंदर से ऐसा पास हो जाएगा और यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा एज ए फिल्टर। Oil is collected as a filter. So we are using the process of filtration. और आपसे यही पूछा गया कि कौन सी प्रोसेस यूज करके, मेथड नहीं पूछ रहा। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे ये नहीं पूछा गया कि पूरा मेथड बताइए, ये नहीं बोल रहा, आपको जस्ट प्रोसेस का नेम दिया filtration. Okay. Now the D part. Different pigments from an extract of flower petals. Pigments from extract of flower petals. फ्लावर का कलर, फ्लावर जैसे कि मान लीजिए वो पिंक कलर का फ्लावर है, रोज फ्लावर है, तो उसकी पेटल्स को हमने लिया। पेटल्स का क्या निकालना है, एक्सट्रैक्ट, या तो उसको एक मशीन के अंदर प्रेस कर देंगे, प्रेस करने से उसका एक्सट्रैक्ट निकल जाएगा, जूस निकल जाएगा। या ऐसा भी किया जा सकता है कि हम लोग फ्लावर पेटल्स को ड्राई अप कर देंगे, सुखा देंगे धूप के अंदर, उसके बाद हम उसका पाउडर बनाएंगे, पाउडर को फिर वाटर में मिक्सअप करेंगे, इससे क्या प्रिपेयर हो जाएगी, इससे प्रिपेयर हो जाएगी एक इंक। और इंक जो होता है वो क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डाइज, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डाइज, वो अलग अलग डाइज का कॉम्बिनेशन होता है जो इंक होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था क्रोमेटोग्राफी के अंदर, इसमें हमने क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज किया था, और उस पेपर के बॉटम एज से, जो नीचे वाला एज है उससे 3 सेंटीमीटर ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ की थी पेंसिल से। लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर ब्लैक इंक को, एक ड्रॉप को पॉर कर दिया था, इसके ऊपर डाल दिया था। और जैसे ही मैंने इस पेपर को वाटर के अंदर ऐसा सस्पेंड किया, सस्पेंड करने पर वाटर इसमें राइज होता है, वाटर राइज होता है तो ये अपने साथ ये इंक को भी ले जाता है। अब इंक के अंदर जो रेड कलर था वो सबसे ज्यादा सॉलेबल होता है, तो जिसकी सॉलेबिलिटी वाटर में सबसे ज्यादा है वो आपको टॉप पर मिलेगा, और जिसकी सॉलेबिलिटी वाटर में सबसे कम है वो आपको सबसे लोअर हाइट पे मिलेगा। ये सबसे टॉप पे मिलेगा, ये सबसे लोअर हाइट पर मिलेगा जिसकी सॉलेबिलिटी कम है। तो आपको वही तो करना है, पिगमेंट मतलब कि पार्टिकल्स को सेपरेट करना है। डिफरेंट डिफरेंट कलर के पिगमेंट है जिससे कोई भी कलर बनेगा। जैसे ब्लैक कलर की इंक थी, ब्लैक कलर की इंक के लिए 3
मटेरियल यूज किए गए थे, 3 पिगमेंट्स यूज किए गए थे, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। ग्रीन, ब्लू, रेड, ये 3 कलर्स का यूज किया गया था कौन सी इंक बनाने के लिए? ब्लैक कलर की इंक बनाने के लिए। तो ये 3 पिगमेंट्स ही तो थे, ये 3 तरह के पार्टिकल्स ही तो थे इसमें। लेकिन इन सब में किसका डिफरेंस था? इन सब में डिफरेंस था सॉलिबिलिटी का। ये सारे सब्सटेंस अलग अलग है और इन सबकी सॉलिबिलिटी वाटर में डिफरेंट डिफरेंट होगी। जिसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे टॉप हाइट पर मिलेगा और जिसकी सॉलिबिलिटी सबसे कम होगी वो सबसे लोअर हाइट पे मिलेगा। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से हम लोग क्या कर सकते हैं? पिगमेंट्स को मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कलर की डाइज को सेपरेट कर सकते हैं। जो भी हमने फ्लावर पेटल से जो भी इंक बनाई थी या उससे जो भी एक्सट्रैक्ट निकाला था। तो विच टेक्निक इज यूज? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। So this is the fourth answer of this question. Now the next point is butter from curd. कर्ड, दही से आपको बटर निकालना है, मक्खन निकालना है, तो क्या यूज करेंगे प्रोसेस? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जिसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज करते हैं। उस मशीन में हम लोग उसको रोटेट करेंगे हाई स्पीड पर। हाई स्पीड पर रोटेट करने से एक फोर्स काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो सेडिमेंट हो जाएंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे चले जाएंगे या उस बर्तन में नीचे चले जाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज करके इस प्रोसेस को हमने देखा भी था, मैंने आपको एक एनिमेशन भी दिखाया था जिसमें ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। ब्लड की टेस्टिंग से पहले उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, ये तीनों कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसी तरह से अगर कर्ड से आपको बटर को सेपरेट करना है तो हम कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसमें हाई स्पीड पर मटेरियल को रोटेट किया जाता है। रोटेट करने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हैवी सस्पेंडेड पार्टिकल्स डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ जाते हैं उस बीकर के अंदर या उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑयल फ्रॉम वाटर। क्या क्या सेपरेट करना है? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, इसमें से ऑयल को सेपरेट करना है या वाटर को सेपरेट करना है, तो कैसे करेंगे? इसको सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे। ये किस तरह के लिक्विड्स हैं? ये इनमिसिबल लिक्विड्स हैं। ये कैसे लिक्विड्स हैं? क्या वर्ड हम इसके लिए यूज करते थे? दीज आर द इनमिसिबल लिक्विड। दीज आर द इनमिसिबल लिक्विड। इनमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं? जो कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते एक दूसरे में और टू सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं, दो अलग अलग सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं, उनको इनमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। तो ऑयल और वाटर को जब हम मिक्सअप करेंगे और उसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब, उसके बाद में हम देखेंगे ये दो लेयर्स बना लेगा। ऑयल की डेंसिटी कम है तो वो टॉप लेयर पर रहेगा, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है ऑयल के कंपेरिजन में तो वो नीचे रहेगा, बॉटम की लेयर में रहेगा। अब हम किसका यूज करके इनको सेपरेट करते हैं? तो आंसर है सेपरेटिंग फनल। कौन सी प्रोसेस यूज करते थे? सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल से हम ऑयल और वाटर के मिक्सचर में से ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टी लीव्स फ्रॉम टी। टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय बना रहे हैं। अब टी लीव्स को, चाय पत्ती को सेपरेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? स्ट्रेनर का। स्ट्रेनर का यूज करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? फिल्टरेशन ही तो कर रहे हैं। स्ट्रेनर का यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? फिल्टरेशन ही तो कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फिल्टरेशन। टी के अंदर से, चाय के अंदर से टी लीव्स को सेपरेट करना, दिस प्रोसेस इज यूज, filtration process is used to separate the tea leaves from the tea with the help of the strainer। इसका यूज करेंगे, इसके लिए क्या ऑपरेटर्स यूज करेंगे? स्ट्रेनर का यूज करेंगे। जो भी हमने ऑयल और मेटल के जो पार्ट थे, मेटल के जो पीसेस थे उनको सेपरेट करने के लिए यूज किया था, वही फिल्टरेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट, आयरन पिन फ्रॉम सैंड। आयरन पिन को सेपरेट करना है कहाँ से? सैंड में से। तो देखिए किस तरह से होगा। जैसे मेरे पास एक तो बीकर था, इस बीकर के अंदर मैंने सैंड पार्टिकल्स को फिल किया इसके अंदर, तो यहाँ पर सैंड पार्टिकल्स हैं, ये ब्राउन कलर के दिखाई दे रहे हैं।
और बीच बीच में आयरन के पार्टिकल्स हैं, ग्रे कलर के। पार्टिकल्स का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, लगभग सेम साइज के पार्टिकल्स हैं। तो हम इनको स्ट्रेनर के थ्रू या सीव होता है वो भी चलनी होती है, जैसे फ्लोर को सीव की हेल्प से क्या कर लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है, तो उससे सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि पार्टिकल्स का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो इसके बाद में हम लोग, हमारे पास एक प्रोसेस बचती है कि हम लोग मैग्नेट का यूज करेंगे, जिसमें मैग्नेट मैग्नेट का यूज करेंगे। जैसे ही मैं इस मैग्नेट को इस मिक्सचर के अंदर रोटेट चलाऊंगा इस तरह से, तो क्या होगा, यहाँ पर सारे आयरन पार्टिकल्स जो हैं वो इस मैग्नेट के साथ स्टिक हो जाएंगे। तो जो आयरन है वो तो मैग्नेट के साथ स्टिक हो जाएगा और इस बीकर में सिर्फ क्या रह जाएगा, इस बीकर में सिर्फ स्टैंड रह जाएगा। तो हम लोग इस प्रोसेस को बोल सकते हैं सेपरेशन बाय मैग्नेट, ऐसा भी लिख सकते हो, सेपरेशन बाय मैग्नेट, या इसकी बजाय हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, और यू कैन से दैट सेपरेशन बाय मैग्नेट। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, आयरन पिंस को इसने सेपरेट किया था, तो आयरन पिन को हमने सेपरेट कर दिया इसमें से। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। देखिए ये हम लोग ये आप लोग स्टडी कर चुके हैं किस प्रोसेस के अंदर, ये आपने क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ा था, 8th क्लास में फर्स्ट चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें आपको बताया गया था कि व्हीट के अंदर से हस्क पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट करते हैं। व्हीट के अंदर क्या होते हैं, हस्क पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि व्हीट के छिलके होते हैं, या प्लांट जो होता है, क्रॉप प्लांट जो होता है व्हीट का, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हस्क पार्टिकल्स होते हैं। तो सेपरेट करने के लिए विनोविंग का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, विनोविंग का। विनोविंग के अंदर देखिए हम लोग ऐसा करेंगे कि एक आप बोल सकते हैं छलनी के अंदर व्हीट और हस्क का मिक्सचर लेंगे। उस मिक्सचर को हम लोग क्या करेंगे, एक फैन का भी यूज करना पड़ेगा, एक यहाँ पर फैन चला देंगे जिससे हवा आएगी, विंड ब्लो करेगी। और जैसे ही मैं व्हीट और हस्क के मिक्सचर को ऐसा गिराऊंगा नीचे की तरफ, ग्रेविटी की हेल्प लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प लेंगे, तो क्या होगा, व्हीट के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स नहीं सीड्स बोलिए आप, जो व्हीट के सीड्स हैं, जो व्हीट सीड्स है वो हैवी है, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सीधा नीचे की तरफ जाएंगे। लेकिन हस्क पार्टिकल्स जो है वो तो लाइट होते हैं, लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, तो हवा के थ्रू वो उड़ करके चले जाएंगे। तो कौन सी प्रोसेस का यूज करेंगे इनको सेपरेट करने के लिए, ये नॉवल, कौन सी प्रोसेस का यूज करेंगे, विनोइंग प्रोसेस का यूज किया जाएगा हीट और हस्क पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। अब लास्ट देखिए इसमें, फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, फाइन मड पार्टिकल्स। ये जो फाइन मड पार्टिकल्स हैं इनको मैंने सेपरेट करके आपको बताया था, कौन सी प्रोसेस है, वाटर सप्लाई सिस्टम के अंदर। वाटर सप्लाई सिस्टम में आपने एक लोडिंग टैंक पढ़ा था, एक सेडिमेंटेशन टैंक था, दूसरा टैंक था लोडिंग टैंक। और लोडिंग टैंक के अंदर हम लोग किसका यूज करते थे, एलम का यूज करते थे। एलम इज फिटकरी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको फिटकरी बोलते हैं। तो एलम का क्या काम होता है, इसका काम होता है जो फाइन मड पार्टिकल्स है, बिल्कुल छोटा सा जो पार्टिकल है जो वाटर के अंदर सस्पेंडेड है, मिक्सअप है, बॉटम में नहीं जा रहा, वाटर के अंदर वो सेडिमेंट नहीं हो रहा, इसीलिए तो एलम को डाल रहे हैं, इसको सेडिमेंट करने के लिए, इसको लोड कर रहे हैं, इसको हैवी कर रहे हैं। तो ये एक पार्टिकल था, फाइन मड पार्टिकल, बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल था मड का, क्ले का, इसके चारों तरफ एलम आकर के ऐसा डिपॉजिट हो जाती है। ये डिपॉजिट होने की वजह से ये पार्टिकल कैसा हो जाता है, ये पार्टिकल हो जाता है हैवी। हैवी होने का मतलब है ये तो लोड हो गया, इसका मास इंक्रीज हो गया, भारी हो गया ये तो उसी के नाम पर तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया था, लोडिंग। और जिस टैंक में ये किया जा रहा था उसको लोडिंग टैंक बोल दिया था। फिर से सुनिए क्या किया जाता है, वाटर सप्लाई सिस्टम के अंदर लोडिंग टैंक स्टडी किया था हमने, जिसमें हमने ये देखा था कि जो मड पार्टिकल्स हैं, क्ले पार्टिकल्स हैं, जो लाइट वेट पार्टिकल्स हैं, वो वाटर के अंदर मिक्सअप रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, वो बॉटम में नहीं जाते हैं क्योंकि वो हैवी नहीं है, वो तो उसमें मिक्सअप रहेंगे। तो हमें उनको भी तो सेपरेट करना है, क्ले पार्टिकल्स को मड पार्टिकल्स को। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम उसमें एलम डाल देते हैं, फिटकरी डाल देते हैं। फिटकरी डालने से क्या होता है, ये जो एलम है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक मड पार्टिकल के चारों तरफ आ जाते हैं और इसको हैवी कर देते हैं, इसको हैवी कर देते हैं।
तो ये नीचे की तरफ चला जाता है। हैवी हो गया मतलब कि लोडेड हो गया, भारी हो गया। तो इसीलिए तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे लोडिंग। लोडिंग टैंक में ऐसा, जिस टैंक में ऐसा किया जा रहा था उस टैंक का नाम हमने लोडिंग टैंक रख दिया, और प्रोसेस का नाम क्या रख दिया, लोडिंग। तो दिस प्रोसेस इज लोडिंग, और किसकी हेल्प से कर रहे हैं लोडिंग, बाय एलम, ALUM। फिक्सर की हेल्प से ऐसा किया जा रहा है। पार्टिकल को हैवी करते हैं जिसकी वजह से ये मड पार्टिकल सेडिमेंट हो जाते हैं वाटर के अंदर, और सेपरेट कर लेते हैं हम लोग वाटर को, प्योर वाटर पाने के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए ऐसा किया जाता है। और जिस टैंक में ऐसा लोडिंग प्रोसेस, और जिस टैंक में ये प्रोसेस कर रहे हैं उसका नाम क्या रख दिया लोडिंग टैंक। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको PDF फाइल मिल जाएगी यार, इन सॉल्यूशन की जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन 3 और उनके आंसर। तो आपको ये अपनी नोटबुक में लिखने होंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि टी बनाने की, चाय बनाने की प्रोसेस को लिखना है। कौन सी प्रोसेस को लिखना है, टी मेकिंग प्रोसेस लिखना है। अब टी मेकिंग प्रोसेस तो आप लिख देंगे कि हाँ कैसे बनाई जाती है, लेकिन उसमें ये बोल रहा है कि आपको वर्ड्स यूज करने हैं, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिजॉल्व, सॉलेबल, इनसॉलेबल, फिल्ट्रेट, रेसिड्यू। तो ये सारे वर्ड्स को आपको यूज करना है और एक पैराग्राफ लिखना है। सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट, रेसिड्यू, फिल्टरेट। जैसे इंग्लिश के अंदर आता है ना पैराग्राफ राइटिंग, आपको वर्ड्स लिख करके दे दिए जाते हैं कि हाँ इन वर्ड्स का यूज करके एक पैराग्राफ लिखिए। तो यहाँ पर भी तो यही करना है, आपको टी मेकिंग प्रोसेस लिखनी है, चाय बनाने की प्रोसेस लिखनी है इन वर्ड्स की हेल्प से। अब मैं एग्जांपल बता देता हूँ, ये काम आपको करना होगा, और मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल एक दो लाइनें बता देता हूँ कि कैसे लिखी जाएंगी। जैसे सॉल्यूशन वर्ड यूज करना है, सोल्यूट वर्ड यूज करना है, तो हम बोलेंगे शुगर इज ए सोल्यूट that is mixed in water and water is a solvent and water is a solvent. When we mix the sugar in the water then solution will form. तब क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। शुगर और वाटर से क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे, शुगर जो है वो सोल्यूट है, सॉल्वेंट के लिए वाटर का यूज किया जा रहा है। तो शुगर और वाटर को जैसे मिक्स करेंगे तो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। ये तीन वर्ड तो हमने यूज कर दिए एक स्टेटमेंट के अंदर। अब उसके बाद हम उसमें डालेंगे टी लीफ, बॉईल करेंगे, हीटअप करेंगे, बॉईल करने के बाद उसमें मिल्क डालेंगे, मिल्क डालने के बाद टी प्रिपेयर हो जाएगी। टी प्रिपेयर हो जाएगी तो ये वर्ड के यूज कर लेंगे हम। फिर किसका यूज करेंगे, स्ट्रेनर का, छलनी का। स्ट्रेनर पर टी लीफ उसको क्रॉस करके नहीं जा पाएंगी, वो स्ट्रेनर में रह जाएंगी। तो स्ट्रेनर में रह जाएंगी तो दैट विल left behind on the strainer as a residue. The tea leaves will left behind on the strainer as residue. जो टी लीव्स है वो स्ट्रेनर पर रह जाएंगी एज ए रेसिड्यू। फिल्टरेट, जो चाय है वो तो छलनी को क्रॉस करके चली जाएगी, तो हम बोलेंगे द टी विल बी कलेक्टेड एज ए फिल्टरेट। द टी विल बी कलेक्टेड एज ए फिल्टरेट, टी को कलेक्ट कर लिया जाएगा एज ए फिल्टरेट। तो एक पैराग्राफ लिखना है, टी मेकिंग प्रोसेस लिखनी है जिसमें आपको इन वर्ड्स का यूज करना है, और इन वर्ड्स को यूज करके हम लोग एक पैराग्राफ लिख देंगे कि क्या क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, कैसे सोल्यूशन बनाएंगे, कौन सा सोल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग। अभी मैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसमें ये थर्ड क्वेश्चन में ये बताया गया कि प्रज्ञा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है, उन एक्सपेरिमेंट के क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो वो रिजल्ट दिए गए हैं, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट दिए गए हैं, और उन रिजल्ट के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाँ उसने इस एक्सपेरिमेंट में उसको ये कंक्लूजन मिला, उस कंक्लूजन की हेल्प से आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो अभी मैं एक टेबल बनाता हूँ थर्ड क्वेश्चन की। ओके, देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में ये बताया गया कि प्रज्ञा एक स्टूडेंट है जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, और हर एक्सपेरिमेंट में, सभी एक्सपेरिमेंट के अंदर वो 100 ग्राम ऑफ वाटर का यूज करती है। 100 ग्राम वाटर में अलग अलग सॉल्ट को मिक्स करके देखा जा रहा है, अलग अलग सॉल्ट को मिक्स करके देखा जा रहा है, और ये देखा जा रहा है कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड कब हो जाता है। देखिए दो वर्ड हम यूज करते थे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। Saturated solution are those solutions in which no more solute can be mixed at that temperature. Saturated solution वो solution होता है जिसमें और solute को मिक्सअप नहीं किया जा सकता,
आप उसमें डालेंगे वो मिक्सअप नहीं होगा, वो सेपरेट पड़ा रहेगा, बॉटम में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे कि सॉल्ट की बात करते थे, 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम मैक्सिमम सॉल्ट को मिक्स किया जा सकता है एट रूम टेम्परेचर। ये 293 केल्विन रूम टेम्परेचर है। 293 केल्विन का मतलब है 20 डिग्री सेल्सियस। 293 केल्विन का मतलब है 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में आप 36 ग्राम सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं। 36 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया तो वो उसमें कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएगा। अगर अब आप और सॉल्ट उसमें ऐड करेंगे तो वो मिक्सअप नहीं होगा, वो सेपरेट पड़ा रहेगा, उसके बॉटम में चला जाएगा, बीकर की अलग पड़ा रहेगा, लेकिन मिक्सअप नहीं होगा। दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन सुनिए, प्रज्ञा ने ये टेबल तो दी थी, अब क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। What mass of the potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin? इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया कि 313 केल्विन पर 313 केल्विन पर उसकी जो भी सॉलिबिलिटी है वाटर में, ठीक है, मान लिया उसकी सॉलिबिलिटी इतनी है, लेकिन वो बोल रहा है कि 50 ग्राम वाटर में कितनी सॉलिबिलिटी होगी। अब सॉल्वेंट को हाफ कर रहा है तो सोल्यूट की क्वांटिटी भी हाफ हो जाएगी, सॉलिबिलिटी थोड़ी चेंज होगी। अगर सॉल्वेंट को हाफ कर रहा है तो सोल्यूट की क्वांटिटी भी हाफ कर देगा। 100 ग्राम वाटर में 62 ग्राम, देखिए टेम्परेचर भी इसने बोला है क्वेश्चन में 313 केल्विन एट 313 केल्विन। तो 100 ग्राम वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट कितना मिक्सअप किया जा सकता है, 62 ग्राम। अब ये बोल रहा है कि आपको सॉल्वेंट सिर्फ 50 ग्राम मिला, आपको सिर्फ 50 ग्राम पानी दिया और बोला अब इसमें आप कितना पोटेशियम नाइट्रेट मिक्स कर पाएंगे। अब आप इसमें कितना पोटेशियम नाइट्रेट मिक्स कर पाएंगे मैक्सिमम, तो क्या करेंगे, सोल्यूट की सॉल्वेंट की क्वांटिटी को हाफ किया तो सोल्यूट की क्वांटिटी भी हाफ कर देंगे। कितना आएगा, 62 डिवाइड बाई 2, इट विल बी 31 ग्राम। तो 50 ग्राम वाटर में आप 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मिक्स कर सकते हैं एट 313 केल्विन, एट 313 केल्विन। सिंपल सी बात याद रखिए, अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी को हाफ कर रहे हैं तो सोल्यूट की क्वांटिटी भी हाफ हो जाएगी, सॉलिबिलिटी चेंज नहीं होती। जिस रेशो में सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम होगी उसी रेशो में सोल्यूट की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर है एट 313 केल्विन in 50 gram of water, in 50 gram of water we can dissolve 31 gram of potassium nitrate। हम 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को डिसॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट इज प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब इस सॉल्ट का यूज कर रही है पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन। पोटेशियम क्लोराइड और टेम्परेचर कौन सा, 353 केल्विन। तो 353 केल्विन पर कितनी सॉलिबिलिटी है, 54। ओके, अब पूछा क्या जा रहा है, लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल डाउन एट रूम टेम्परेचर, व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स। सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। देख लीजिए, ये आपको इस टेबल में दिख जाएगा। 353 केल्विन पर जस्ट वेट, 353 केल्विन पर 54 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को मिक्सअप किया जा सकता है। अब आपसे बोला गया है कि रूम टेम्परेचर पर फिर सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी। रूम टेम्परेचर है 293 केल्विन, 293 केल्विन पर क्या सॉलिबिलिटी है, 35 ग्राम, 35 ग्राम। तो बताइए सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। आंसर है डिक्रीज हो गई। तो बाकी का सोल्यूट कहाँ जाएगा, बाकी का सोल्यूट सेपरेट आउट हो जाएगा उस सोल्यूशन में से। जैसे कि हमारे पास एक बीकर था जिसमें 100 ग्राम वाटर था और आपने इसके अंदर 54 ग्राम ये पोटेशियम क्लोराइड को मिक्सअप कर रखा है और ये सोल्यूशन बना रखा है, और कितने डिग्री सेल्सियस पर, 353 केल्विन पर ऐसा होगा। कंप्लीटली मिक्सअप है 353 केल्विन पर, लेकिन जैसे ही हमने इसको कूल डाउन किया रूम टेम्परेचर तक ये आया तो इसकी सॉलिबिलिटी 54 से कितनी होगी, 54 से होगी 35। माइनस करके देख लो, 54 माइनस 35 इट विल बी 19 ग्राम। तो 19 ग्राम सॉल्ट इसमें सेपरेट हो जाएगा, 19 ग्राम सॉल्ट इसमें से सेपरेट होगा। तो 353 केल्विन पर 54 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मिक्सअप था,
लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होता गया तो वो सॉल्ट उसमें से सेपरेट आउट होता गया। अब सिर्फ उसमें कितना मिक्सअप है, अब 35 ग्राम उसमें कंप्लीटली मिक्सअप है और बाकी का इससे सेपरेट हो चुका है, बाकी का इससे क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर। ये कह रहा है इस टेबल से क्या ऑब्जर्वेशन मिली है, इस टेबल से ये ऑब्जर्वेशन मिली हमें कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके, फिर से सुन लीजिए, लास्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। देख लीजिए 21, 32, 62, 106, 167, दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट पॉइंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।